नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो प्यारे बच्चों एवं शिक्षक साथियों, जैसा कि हम ये वीडियो जो है एनएमएमएस में जिन बच्चों ने आवेदन किया है उनकी तैयारी के लिए बनाया गया है। तो जैसा आपको मालूम है कि एनएमएमएस में 35 नंबर का जो है सामाजिक विज्ञान से आने वाला है, जिसमें भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र से पूछा जाएगा। तो उसी से संबंध में जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये प्रश्न अभी केवल एनएमएमएस में नहीं, बच्चों को जब भी जीवन में कोई इंटरेस्ट एग्ज़ाम देंगे तब ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं में, जो वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में डला है कि किस किस बिंदुओं पर पूछा जा सकता है और कहाँ से अधिकतर कोर्स आएगा। तो मित्रों, जो है 7वीं और 8वीं की जो सोशल साइंस की पुस्तकें हैं उसमें से ही अधिकतर ये प्रश्न बनते हैं। तो हमने उन्हीं में से ये महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आगे भी आपको बहुत काम में आने वाले हैं। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले आप जो है नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एनएमएमएस के संबंध में सभी वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी बहुत ही आसानी से हो सके। तो साथियों, अब हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो साथियों, आपको मालूम है कि सर्वप्रथम 1921 में, यहाँ पर अगर आपको सन भी पूछा जाए तो आप सन भी ध्यान रखें, आप अपनी डायरी निकाल लें, कॉपी निकाल लें और उसमें इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते चलें। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। अब हम इसका जो पहला प्रश्न आएगा वो ए है, दयाराम साहनी। दूसरा प्रश्न ये है कि बृहद स्नानागार की प्राप्ति कहाँ। ये सारे प्रश्न अभी जो 10-12 प्रश्न आप देखेंगे ये आपको जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मिलेंगे, जो कि इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु रहता है हर एग्ज़ाम में, हमने वहीं से लिए हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ प्रश्न है बृहद स्नानागार की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो है। मैं आपको बता दूँ कि बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो उत्तर से दक्षिण तक 54.86 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 33 मीटर है। इसके जो केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच में जलकुंड या जलाशय बना हुआ है और यह 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इसका उपयोग जो है धार्मिक समारोहों में किया जाता था। अब हम देख लें तो इसका आंसर जो आएगा वो मोहनजोदड़ो आएगा। अब अगला प्रश्न है कि अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। यहाँ पर जो है कालीबंगा इसका सी वाला आंसर है। चौथा है सेंधव स्थलों की किसकी प्राप्ति नहीं हुई। सेंधव स्थलों में किसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो साथियों, यहाँ पर बंदरगाह, कर्मचारी आवास, अन्नानागार सारे चीज़ें सेंधव स्थलों में मिली, लेकिन मंदिर जो है सेंधव स्थल में नहीं मिला। इसके बाद में अगला जो प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती नहीं होती थी। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो गेहूँ, जौ, मटर, बाजरा, तिल आदि, धान आदि सभी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन गन्ना का कहीं से कहीं तक प्रमाण नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो भी आएगा, गन्ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र किस प्रकार का रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें हड़प्पा संस्कृति का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार आकृति का दिखाई देता है। 7वां प्रश्न, विश्व में सबसे प्राचीन जोता गया खेत कहाँ है। तो जब पहले बार प्रमाण मिले थे तो ऐसा माना गया कि कालीबंगा में विश्व का सबसे प्राचीन जोता गया खेत है जहाँ पर खेती की गई। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। अगला जो 8वां प्रश्न है, भारत में कौन सी धातु विश्व में सबसे पहले पाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहली धातु कौन सी रही होगी। धातु आप जानते हैं, धातु अधातु के बारे में आपने पढ़ा है विज्ञान में। तो ऐसी कौन सी धातु है जो सबसे पहले प्राप्त हुई। तो हमने देखा है कि पहले तांबे के सिक्के, तांबे के औजार, यानी तांबा जो है विश्व की यानी भारत की सबसे प्राचीन धातुओं में से एक है। उसके बाद 9वां जो है जहाज़ों की गोदी, डक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो इसका प्रमाण मिला है वो लोथल है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 10वां कि फारस की खाड़ी प्रकार या कि एक मिली है, यानी जैसे फारस की खाड़ी है वैसी ही एक खाड़ी और प्राप्त मिली है जो हड़प्पा सभ्यता की खाड़ियों में से कहलाती है, और वो है लोथल से। अगला हम प्रश्न देखेंगे 11वां प्रश्न। अब यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए। अब वेद के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हैं।
जैसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल प्राप्त हुए हैं। अगर कोई वेदों के बारे में पूछा जाए तो वेद कितने हैं, 4 प्रकार के वेद है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इस प्रकार से ऋग्वेदिक कालीन समाज था, तो इसमें वर्ग विभेद रहित, यहाँ पर एक इसका जो आंसर है इसमें वर्ग विभेद रहित था, इसमें किसी प्रकार वर्गों का विभाजन नहीं था। अगला जो 13वां क्वेश्चन है वह है सभा समिति नामक संस्थाएं संबंधित है। यहाँ आपने कालों का डिवाइडेशन पढ़ा होगा, तो जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में जो है सभा समितियाँ नामक कुछ प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये सभी को मालूम है, सभी बच्चे जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, और महात्मा बुद्ध पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो IAS IPS की तैयारी करते हैं उनके लिए भी आता है कि लुम्बिनी नामक ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, और जो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था। तो इस प्रकार से हमने ये 15 प्रश्नों पर बात की है। अब हम आगे के 15 प्रश्नों को देखेंगे कि आगे क्या है। जैसे बौद्ध के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही महावीर जैन के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप इनको अपनी बुकों से थोड़ा डीपली भी पढ़ सकते हैं। तो महावीर जैन के बारे में हम देखते हैं कि महावीर जैन धर्म खालिस्तान के तीर्थंकर थे, यानी महावीर जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर तो 24 हुए हैं, जिनमें से महावीर जैन जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, है ना। इससे पहले 23 और अन्य हुए हैं। महावीर ने जैन धर्म की प्रतिज्ञा में क्या जोड़ा था, तो महावीर जैन का जो कहना था कि ब्रह्मचर्य उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है कि अजातशत्रु कहाँ का शासक था। अजातशत्रु जो एक महत्वपूर्ण शासक हुआ है, तो वो मगध का शासक रहा है। उसके बाद जो हमारा 19वां प्रश्न है कि खालिस्तान शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। खालिस्तान शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्यागा है। तो आपको मैं बता दूं कि मौर्य शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ मैसूर के निकट श्रवण बेलगोला चला गया, और वहाँ उन्होंने उपवास करते हुए अपना शरीर त्यागा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो है इतिहास में अशोक के बारे में प्रश्न आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो अशोक भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है इतिहास के। तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का आरंभ कब किया, या है ना, कब आरंभ किया कलिंग युद्ध का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध में भारी जनहानि हुई थी। दुखी होकर अशोक ने क्या किया कि अशोक ने युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। विजय घोष के स्थान पर उसने एक महत्वपूर्ण शब्द धम्म घोष की घोषणा की थी। वहाँ पर से उसने एक धर्म का, अशोक का धर्म नामक जो है कार्यक्रम चलाया था। इसके बाद अर्थशास्त्र संबंधित है। अर्थशास्त्र यहाँ पर विषय से नहीं लिया गया साथियों। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, वो मौर्य शासकों के शासनकाल में उनकी राजनीति से संबंधित, राजनीति व लोक प्रशासन से संबंधित निर्देश दिए थे। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र का आंसर आएगा बी वाला, कि राजनीति शास्त्र से इसका संबंध है। उसके बाद जो 22वां प्रश्न है, गुप्त वंश है। गुप्त वंश का संबंध किस सन से है, तो ये 319 से 320 ईसा पूर्व का गुप्त वंश का बताते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध शासक था। यहाँ पर ये प्रश्न भी बन सकता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो एक और हमारा प्रश्न बनता है, आप ध्यान से सुन ले, नोट कर ले। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, और इसने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 319 से 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत आरंभ किया था। एक संवत भी चलाया था, गुप्त संवत। इसके बाद अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। शिक्षक साथी जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीनी यात्री हेनसांग, तो चीनी यात्री हेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि सीयूकी नामक पुस्तक लिखकर वो गए थे। इसके बाद में 24वां जो प्रश्न है, त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं होते। त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब होता है कि एक युद्ध हुआ था 3 वंशों के बीच में, जैसे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीनों वंश इस युद्ध में शामिल थे, लेकिन इस
युद्ध में चोल शासक शामिल नहीं थे। तो इसका प्रश्न का आंसर बनता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था तो वो चोल वंश था। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 25वां कि कवि चंद्रवरदायी ने अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। तो साथियों कवि चंद्रवरदायी ने सभी वंशों को, जैसे प्रतिहार वंश हो, चालुक्य वंश हो, परमार वंश हो, चौहान वंश हो, सभी को जो है अग्निकुंड से उत्पन्न माना है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर बनता है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है साथियों कि चोल वंश की स्थापना की थी। चोल वंश की स्थापना जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो चोल वंश की स्थापना विजयालय इसका सही आंसर आता है, विजयालयों ने की थी। उसके बाद चोल राज्य की राजधानी क्या थी? तो चोल राज्य की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। इसके बाद में मणिग्रामम का संबंध था। मणिग्रामम जो है वह व्यापार से संबंधित था। चोल काल में जो व्यापार करते थे, व्यापार मंडल जो कहलाता था, उसको मणिग्रामम कहा जाता था। इसके बाद 29वां प्रश्न शंकराचार्य पर है कि शंकराचार्य का मत क्या था? तो वो अद्वैतवाद कहलाता है। तो साथियों इस प्रकार हमने 29 प्रश्नों पर बात की है। अगले पार्ट में हम जो है और प्रश्नों पर बात करेंगे। आशा है आपको जो है जहाँ पर इतिहास से जो हमारा सामाजिक विज्ञान से संबंधित ये वीडियो बनाया गया, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर जो चर्चा की वो अच्छे प्रश्न लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर अवश्य करें। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको NMMS और आपकी जितनी भी पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।